दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, इन तीन चीजों में क्या डिफरेंस है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। दूसरी बात, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है ये भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं उसमें आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा मुझसे, एंड देन हमने लॉज ऑफ मोशन हमने कवर किया। आफ्टर दैट रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन, जिसमें रोटेशन की हमने बेसिक चीजें बताई, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हमने वर्क पावर एनर्जी को समझा। तो ये ऑलमोस्ट 4 चैप्टर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आप लोग उसको समझ चुके होंगे। अब इन 4 चैप्टर में हमने एक चीज ऑब्जर्व की, एक चीज हम कंसिडर करके चल रहे थे, और वो क्या चीज थी? रियल वर्ल्ड में जो भी हमने प्रॉब्लम सोल्व की, उनमें हमारे पास रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं दोस्तों, लेकिन हमने इन चारों चैप्टर में उस रिजिड बॉडी को एक पार्टिकल से दिखाया। हमने उन रिजिड बॉडीज का जितना भी मास था, उस मास को एक पॉइंट पे लोकलाइज कर दिया। ऐसा हम इसलिए कर पाए बिकॉज अभी तक जो रिजिड बॉडी का जो मोशन था उसमें रोटेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें केवल ट्रांसलेशनल टाइप का मोशन था, बॉडी रोटेट नहीं कर रही थी। इसलिए हम ऐसा कर पाए। हमने रिजिड बॉडी को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया। और पार्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है? पार्टिकल की डेफिनेशन वो होती है जिसके पास अपना मास होता है और जिसकी डायमेंशन नेग्लिजिबल होती है। अब ये चीज रियल वर्ल्ड में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती देखा जाए तो, क्योंकि ऐसी कौन सी चीज एग्जिस्ट करेगी जिसके पास मास और जिसका साइज ना हो। ठीक है, तो जितने भी हम रियल वर्ल्ड में चीजों को डिस्कस करते हैं वो सब उनका अपना एक साइज होता है और उनका अपना एक मास होता है, तो उनको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठोस ऑब्जेक्ट उनको हम बोलेंगे। जैसे मेरे सामने ये एक सिंपल एक सिलेंडर है, तो ये एक रिजिड बॉडी है दोस्तों, इसका अपना एक साइज है, इसका अपना एक मास है। और अभी तक हम क्या करते हुए आए थे? हम सारे मास को एक पॉइंट पे लोकलाइज कर रहे थे, और उस पॉइंट पे जितने भी इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहे थे उन सारे फोर्सेस को उस पॉइंट पे हम डिनोट कर रहे थे। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे थे बिकॉज इसका केवल ट्रांसलेशनल मोशन को हम कंसिडर कर रहे थे, रोटेशन हम इसमें नहीं कंसिडर कर रहे थे। लेकिन अब अपने को वो भी कंसिडर करना होगा। लेकिन उससे पहले ये कि अगर हम सारे मास को एक पॉइंट पे लोकलाइज कर रहे हैं तो वो पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा? वो पॉइंट भी तो अपने को पता होना चाहिए ना। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसलिए हमें सेंटर ऑफ मास समझने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इस रिजिड बॉडी को देख रहे हो, तो इस रिजिड बॉडी पे ग्रेविटी काम कर रही है। ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो लग रहा है क्योंकि नीचे अर्थ है। अर्थ है तो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो काम करेगी और उसकी वजह से इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। और अगर आप इसके डिफरेंट पोजीशन को देखोगे तो हर पोजीशन पे इसका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर उन सारे फोर्सेस को जो इसके हल्के हल्के थोड़े थोड़े हिस्सों पे लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस को अगर एक ही जगह पे दिखाना हो मुझे, ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो मुझे एक पॉइंट पे उस रिजल्टेंट फोर्स को दिखाना पड़ेगा। वो जो रिजल्टेंट फोर्स आप दिखाओगे वो कौन से पॉइंट पे दिखाओगे? उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी पढ़ना है और फिर देखना है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिफरेंट है, एंड कब वो सेम आएंगे, कब वो डिफरेंट आएंगे। एक और टर्म का नाम लिया मैंने और वो था सेंट्रोइड। अभी सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, जो ज्योमेट्री के बेस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इसकी ज्योमेट्री किस तरह की है और उसकी ज्योमेट्री का जो सेंटर है वो कहां पे होगा, उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं, आप देखोगे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होंगी जहां पे तीनों चीज एक ही पॉइंट पे लाई करेंगी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड। बट कुछ सिचुएशन ऐसी भी होंगी जहां पे ये डिफरेंट जगह पे होंगी। तो उन सब चीजों को हम इस चैप्टर में एनालाइज करेंगे। इस चैप्टर में यही सब समझेंगे कि कब ये सेम होते हैं, कब ये डिफरेंट जगह पे होते हैं और इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं फर्दर मोटिवेशन की बात करूं कि क्यों इस चैप्टर को पढ़ें, तो आपने बहुत सारी जगह पे कुछ एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। तो चलिए मैं 1-2 एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं जो आपको मोटिवेट करेंगे ये चैप्टर समझने के लिए। ठीक है, कि क्यों हम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड को समझें। तो उसके लिए 1-2 एक्सपेरिमेंट जरा देखते हैं और वो आपको मोटिवेट करेंगे कि इस चैप्टर को हमें पढ़ना क्यों चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक्सपेरिमेंट सेटअप में एंड उन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंट सेटअप में मैं रेडी हूँ। तो मैं आपको पहले सेटअप समझा देता हूँ और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं एंड देखते हैं कि भाई क्यों हम सेंटर ऑफ मास को पढ़ें या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पढ़ें। ठीक है, तो जरा देखिए, यहाँ पे 3 मासेस हैं मेरे पास। ठीक है,
ये 200 ग्राम्स का मास है, ये आपका 100 ग्राम्स का है और ये 50 ग्राम्स का है। ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा होगा बिकॉज नीचे हमने ब्लॉक भी लगा रखा है, तो आप ये मान के चलो कि 5 ग्राम्स इनमें एक्स्ट्रा हमने ऐड कर रखा है। मतलब ये 105 ग्राम्स है, ये आपका 55 ग्राम्स है एंड ये 205 ग्राम है। और हमने इनको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ है। ये लेंथ जो है रफली 20 सेंटीमीटर के अराउंड है, ठीक है। जितनी ये है उतनी ही ये लेंथ है, उतनी ही ये लेंथ है रफली, मतलब थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये सेंटर है हमारा। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है इस सेंटर से। हम करने क्या जा रहे हैं, हम इसको रोटेट करने जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि जब हम रोटेट करेंगे तो एक तरफ जो है ये स्लाइड हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको ज़रा रोटेट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा रोटेट कर रहा हूँ और हमने ये जानबूझ के लगाया हुआ है बीच में, सो दैट ये रोटेट करे तो पूरी तरह स्लाइड होकर बाहर ना लग जाए, ये इसको रोक सके इस तरह से, है ना। तो ज़रा देखिएगा, मैं इसको ज़रा स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो शुरू में तो क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये कोई भी इधर उधर मूव नहीं कर रहा, बट धीरे धीरे जब आपका स्पीड तेज करोगे तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करना स्टार्ट करेगा और वो इसको एक तरफ स्लाइड कर देगा, जिस तरफ भी फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो जरा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं। ओके, तो फिलहाल इस स्पीड पे ये जो है ये एक तरफ स्लाइड हो गया, ठीक है। अब मैं स्पीड भी मेजर कर लेता हूं कि क्या स्पीड है, ठीक है। तो इस स्पीड को भी जरा मेजर कर लेते हैं। उसके लिए मेरे पास ये टैकोमीटर है और टैकोमीटर से मैं स्पीड को मेजर करूंगा। तो चलिए दोस्तों इसकी स्पीड भी इस पोजीशन पे मेजर कर लेते हैं जब ये मास जो है एक तरफ ये स्लाइड हुआ है, ठीक है। तो जरा इसकी स्पीड देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये फ्लक्चुएट कर रही है रीडिंग, एंड ये जो रीडिंग है ये जैसे 82.1 है, फिर 82.2, 82.9 पे ये ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए 82.1 के अराउंड है, 82.9 से लेके और 82.1 के बीच में ये आपका स्लाइड हो गया है, ठीक है। अब इसको रोकते हैं और इसके दूसरे हिस्से में चलते हैं। दूसरे हिस्से में मैं इनकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करूंगा। अभी आपने देखा कि जो इनका ये जो सेंटर वाला पॉइंट था, मतलब जो ये मिडिल वाला पॉइंट था, ये बिल्कुल इसके सेंटर पे रखा हुआ था हमने, बिल्कुल मतलब ये आप ये कह सकते हो कि ट्रायंगल का जो सेंटर था वहां पे हमने रखा हुआ था। अब मैं थोड़ा सा इसकी पोजीशन को चेंज करूंगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर से इसको जरा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, जो पिछली लोकेशन थी उससे हमने इसको चेंज कर दिया। इवन आप कंपैरिजन देख भी रहे होंगे। इस बार ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है वो इन मासेस से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। अब ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है, जो इस ट्रायंगल का अगर आप देखेंगे, इस ट्रायंगल का पहले सेंटर इस ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में ही आ रहा था, ये जो एक्सिस थी जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। बट इस बार क्या हुआ है दोस्तों, इस बार हमने इसके ज्यादा नजदीक है, इससे थोड़ा दूर है और इससे थोड़ा दूर है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है इसमें। तो रफली हमने देखा है इसको, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल कैलकुलेशन तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा इसको 200 ग्राम्स के नजदीक करने की कोशिश की और थोड़ा सा हमने पहले से इसकी कुछ कैलकुलेशन कर रखी है जो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे करनी है। और इस बार मैं फिर से इसकी स्पीड को इंक्रीज करता हूं और देखता हूं कि इस बार फिर से ये इधर उधर कहीं भाग रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, या फिर ये यहीं रहते हैं। जरा देखते हैं, इसको रोटेट करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं जरा यहाँ पे स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूं और पहले पिछली बार वाली जो स्पीड थी मैं रफली उसी स्पीड पे ले आता हूं। तो ओके, ऑलमोस्ट ये पिछली बार वाली स्पीड पे है दोस्तों। जब पिछली बार ये आपका स्लाइड हो गया था उसी स्पीड पे, मैं इवन चेक भी करा देता हूं, ठीक है। तो चलिए इसको जरा चेक कर लेते हैं कि किस स्पीड पे है ये, फिलहाल जो है ये किस स्पीड पे है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा स्टेबल होने में समय लगता है, ठीक है। मैं इसको हाँ देखिए 77.5, थोड़ा सा उससे कम है बट रफली ये उसी पे है, ठीक है ना।
89.6, ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है भाई, ठीक है। 89.6 जो है ये इस पे स्टेबल हो गया है, तो पिछली बार से थोड़ा ज्यादा ही है भाई स्पीड, ठीक है। और इस स्पीड पे ये आपके उसी पोजीशन पे है, ये स्लाइड नहीं हो रहे। अब एक काम करता हूं, मैं स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं। अब मैंने स्पीड को अच्छा खासा इंक्रीज कर दिया है दोस्तों, ओके। अब ये काफी तेज है भाई, मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा स्पीड को, ठीक है, क्योंकि हो सकता है थ्रेड ना टूट जाए, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि अब कितनी स्पीड है, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं अब स्पीड जो है वो क्या है। तो इसको अगेन स्टेबल होने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा इसको स्टेबल होने देते हैं। तो ये जो है इस बार ये 113.6 पे आ गया है दोस्तों, ठीक है, उस पे स्टेबल है ये 113.5 और 6, मतलब रफली उस पे है। तो आप जरा देखिए इस बार स्पीड मैंने थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, बट स्टिल ये उनकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है। अब मैं धीरे धीरे इसको रोक रहा हूं, देखते हैं कि इनकी पोजीशन डिस्टर्ब तो नहीं हुई, ठीक है। चलिए अब जरा मैं इसको बिल्कुल स्लो जरा मैं रोकने की कोशिश करता हूं। ओके, तो जहां पे ये 200 ग्राम का मैंने पहले रखा था, मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट वहीं पे है, ये डिस्टर्ब नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का जो कारण है वो सेंटर ऑफ मास जो है उस कंसेप्ट में छुपा हुआ है। अब चलिए, ये एक तरह से मोटिवेशन है इस चैप्टर को पढ़ने का कि ऐसा क्यों हुआ, कि इस बार जो है ये स्लाइड क्यों नहीं हुआ। इवन आप हायर स्पीड पे थे, लेकिन पिछली बार जो है वो स्लाइड हो गया लोअर स्पीड पे ही, ठीक है। तो इसके पीछे का एक कारण है, उस कारण को हम इस चैप्टर में तलाश करेंगे। ऐसा और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, तो चलिए कुछ और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उनसे भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये चैप्टर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में और उसको भी जरा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक्सपेरिमेंट एक और देखते हैं और वो भी हमें मोटिवेट करेगा। और ये एक्सपेरिमेंट आपने कई जगह पे देखा होगा, बहुत सारे लोग इसको परफॉर्म करते हैं। मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है और एक आपके पास ये डबल साइडेड कोन है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास यहाँ पे एक इंक्लाइंड सरफेस है, आप देख भी पा रहे होंगे, इधर जो है वो ज्यादा उठा हुआ है और इधर से थोड़ा ज्यादा नीचे है। तो अगर मैं इस सिलेंडर का यूज करूं और इस सिलेंडर को यहां पे रख दूं, तो इस सिलेंडर जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा, और होना भी यही चाहिए बिकॉज ऑफ, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एनर्जी की टर्म्स में कि भाई इसका जो यहां पे जो हाइट ज्यादा थी, तो ये आपका स्लाइड होगा, किस तरफ आएगा, नीचे जो कम हाइट पे आएगा उसकी तरफ आएगा, क्योंकि इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी कम हो रही है और वो काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इस डबल साइडेड कोन की बात करूं, तो यहां पे चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी। जरा देखिए कैसे, अगर मैं इसको यहां से छोड़ता हूं तो ये उल्टा जा रहा है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ये उल्टा क्यों जा रहा है, इसका भी जो कंसेप्ट है, जबकि यहां पे जो ये था ये आपका इस तरफ आ रहा था, आप देखिए ये इस तरफ आ रहा था, लेकिन ये आपका उल्टा हाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, उल्टा हाइट की तरफ जा रहा है। इसके पीछे का जो लॉजिक है, अगेन इसके सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है, या आप कह सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, उस पे एग्जिस्ट करता है इसका आंसर। तो वो भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसी चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, इसके पीछे का जो कारण है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं, सो दैट आपको अच्छे से मोटिवेशन मिल सके कि क्यों इस चैप्टर को पढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तो चलिए दोस्तों एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या है, मेरे पास एक टेबल टेनिस रैकेट है, ठीक है। तो इसमें हमने एक बीच में एलईडी लगा रखी है, यहाँ पे ना आपको मैं दिखा भी देता हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, पीछे इसकी सप्लाई हमने लगा रखी है सो दैट एलईडी जो है वो ग्लो करे। तो अब यहाँ पे एलईडी रेड कलर की ग्लो कर रही होगी, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम थ्रो करेंगे, इसको हम इस ऐसे थ्रो करेंगे। तो जरा देखते हैं कि इसका मोशन जो है वो किस तरह का आता है रैकेट का, एंड जो बीच में जो एलईडी ग्लो कर रही है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस तरह की आती है, उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में। तो चलिए दोस्तों एक्सपेरिमेंट सेटअप में मैं रेडी हूँ, मेरे पास ये रैकेट है और यहाँ पे मैंने एलईडी को ग्लो कर लिया है, ठीक है। ये एलईडी ग्लो कर रही है, आपको दिख रहा होगा हल्का सा रेड कलर का ना पॉइंट दिख रहा होगा, असल में एलईडी ग्लो कर रही है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको ऐसे थ्रो करने वाला हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ थ्रो, ठीक है। तो लेकिन अभी जो मैं थ्रो करूंगा ये लाइट्स ऑन है, तो
लाइट्स ऑन में मैं थ्रो करूंगा, इसको दोबारा से हम लाइट को डिम करके फिर से थ्रो करेंगे, क्योंकि हमें ये रेड कलर की जो इसका जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है, उसको देखना है। मैं चाह रहा हूं कि अब जब लाइट ऑन है तो आप इस रैकेट को देखिए कैसे जा रहा है, और बाद में फिर इसकी जो एलईडी है उसका जो पाथ है, क्योंकि ये जो रेड कलर की जो लाइट है ना, ये अपने को सही पाथ को प्रॉपर दिखा देगी, तो वो भी हम देखेंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको सिंपल थ्रो कर रहा हूं, आप बस मोशन को देखिएगा कैसे होगा। आई होप सब लोग रेडी होंगे, तो मैं इसको एक बार जरा थ्रो करता हूं, तो सब लोग जरा देखिएगा थ्रो को। तो आपने थ्रो देखा, अब इसको दोबारा से लाइट को डिम करके देखते हैं, और फिर से इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, जो खासकर वो जो रेड कलर का जो पॉइंट था, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको जरा देखते हैं। तो दोस्तों, आपने एक्सपेरिमेंट देखा, और उस एक्सपेरिमेंट में आप क्लियरली देख सकते हो कि जो एलईडी का जो ट्रेजेक्ट्री है, ये बिल्कुल पैराबोलिक है, जबकि जो आपका जो ये जो आपका रैकेट है, ये आपका टेढ़ा मेढ़ा ऐसे घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये जो पॉइंट है, ये बिल्कुल पैराबोलिक वे में गया है। इसके पीछे का क्या कारण है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमने यहां से एलईडी को निकाल के यहां पे लगा दिया है। अब फिर से देखते हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी आती है, ठीक है, और फिर से उसको वैसे ही थ्रो करेंगे और देखते हैं। तो मैं आपको जरा इसको ग्लो करके भी दिखा देता हूं। जो एलईडी है, जो रेड कलर की, वो मेरी यहाँ पे अब आपको ग्लो करती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। असल में पीछे हमने इसका बैटरी कनेक्शन कर रखा है, तो यहाँ पे अब आपकी एलईडी ग्लो कर रही है। अब फिर से मैं इसको वैसे ही फेंकूंगा और देखते हैं इस पॉइंट की जो ट्रेजेक्ट्री आती है वो किस तरह की आती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं सेटअप में रेडी हूँ और यहाँ पे एलईडी ग्लो कर रही है, आप देख सकते हो। अब मैं जरा इसको थ्रो कर रहा हूँ। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। ओके, तो आपने देखा कि हमने रैकेट घूमते हुए जा रहा था। अब जरा उस ऊपर वाले पॉइंट की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको जरा देखते हैं। आई होप आपको काफी मोटिवेशन मिल गया है कि क्यों इस चैप्टर को हमें पढ़ना चाहिए। तो अब चलिए अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर बोर्ड पे एंड इसको समझते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत सेंटर ऑफ ग्रेविटी से करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम सेंट्रोइड की तरफ बढ़ेंगे। अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये क्या चीज है, ये कैसे होता है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। जरा देखिए, मेरे पास एक रोड है, इसकी अपनी एक लेंथ है और इसका अपना एक मास है। बट ये जो मास है, ये लोकलाइज्ड नहीं है एक पॉइंट पे। ये मास जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है पूरे रीजन में। आप देखो, यहां से लेके यहां तक जो इसकी 1 मीटर की लेंथ है, पूरी लेंथ में इसका मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो अगर मैं इसके छोटे छोटे हिस्सों की बात करूं, तो हर हिस्से पे क्या होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा नीचे की तरफ। यहां पे भी इतने से हिस्से पे भी नीचे की तरफ फोर्स होगा, इतने से हिस्से पे भी नीचे होगा, इतने से हिस्से पे भी नीचे होगा, इतने से हिस्से पे, हर जगह पे आपका जो है नीचे की तरफ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। तो अगर मैं उन सब का रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर लूं, तो रिजल्टेंट फोर्स आप जानते हो m इंटू जी आएगा, टोटल मास ऑफ दिस रोड इंटू जी। लेकिन उसको कहीं पे दिखाना तो पड़ेगा ना, उस रिजल्टेंट फोर्स को। वो जो पॉइंट होगा जहां पे उस रिजल्टेंट फोर्स को आप दिखाओगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स इसमें बनता है, उसको कहां पे दिखाएं, रिजल्टेंट फोर्स को, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। हालांकि कैलकुलेट करने के मल्टीपल वे हैं, मतलब प्रैक्टिकल वे भी हैं कुछ, और कुछ हम अभी समझेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसी चीज को जरा बोर्ड पे जरा देखिए, मैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पे मान लीजिए मेरे पास कोई रोड है, इसकी कोई भी लेंथ होगी, तो इसका मास जो है वो टोटल m है। टोटल m जो है वो इसका, आप ये कह सकते हो टोटल मास है इसका, इस रोड का। अब अगर मैं इसका हल्का सा हिस्सा ले लूं, छोटा सा, तो इस छोटे से हिस्से पे आपका नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है dm इंटू जी। इसको आप dw लिख सकते हो। दिस इज स्मॉल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, डाउनवर्ड इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं टोटल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकालूं, W निकालूं, कैपिटल W मैं लिख देता हूं इसको। कैपिटल W क्या है, टोटल फोर्स या नेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी।
ग्रेविटी की वजह से जो नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा वो कैसे निकालोगे भाई? इसी को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो dw, ठीक है? या आप इसकी जगह पे g इंटू डी एम लिख दीजिए, g इंटू डी एम, और इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इंटीग्रेट करके आप जो है टोटल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हो। बट यहां से एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि किस पॉइंट पे वो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, जो रिजल्टेंट फोर्स है किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, वो पॉइंट कैसे निकाले? उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, सही बताऊं तो टॉर्क की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे देता हूं कि कैसे आगे चल के वैसे आप पढ़ोगे तो वहां पे मैं इसको प्रूव भी करवा दूंगा, ठीक है? जरा देखिए, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं। जरा देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास x डायरेक्शन है, ये मेरे पास y डायरेक्शन है, और ये मेरे पास z डायरेक्शन है। इस एक्सिस को मैं y एक्सिस बोल रहा हूं, ये मेरी x एक्सिस है। और यहां पे एक मैं सीट ले लेता हूं। सोचिए, एक ऐसा सरफेस है, कोई रैंडम सा सरफेस है जो केवल xy प्लेन में है। इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, थिकनेस तो होगी क्योंकि तो बिना थिकनेस के मास नहीं बन पाएगा। तो मैं मान रहा हूं कि इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, ये xy प्लेन में रखा हुआ है। अब इसका जो टोटल जो मास है वो मान लीजिए मैं कैपिटल M मान लेता हूं। कैपिटल M इज द टोटल मास, या फिर आप चलो स्मॉल m मान लो। स्मॉल m जो है वो इसका स्मॉल m जो है वो इसका टोटल मास है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसकी वजह से जो टोटल जो फोर्स लगेगा इस टोटल मास के ऊपर, वो लगेगा mg। mg क्या है बताओ? नेट फोर्स। नेट फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी। अब उस नेट फोर्स को मान लीजिए मैं समवेयर यहां पे दिखा रहा हूं, इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि सारा का सारा नेट फोर्स यहां पे लग रहा है। ये क्या बन गया? ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया। और इसकी जो y से जो डिस्टेंस है, जरा देखिए, y एक्सिस से जो डिस्टेंस बनेगी उसको मैं x बार लिखूंगा, ठीक है? तो अगर मैं इसकी पोजीशन दिखाऊं तो मैं कह सकता हूं ये मेरी x डायरेक्शन में है भाई, तो इसको आप x बार बोल दो, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। और जो ये जो है मेरा, ये क्या है बताओ? ये मेरा बन गया y बार, ठीक है जी? इस जगह पे मैं मान के चल रहा हूं कि भाई मेरा सारा का सारा जो फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, mg, ठीक है? अब मुझे पॉइंट निकालनी है, x बार एंड y बार की वैल्यू निकालनी है। ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x बार कोमा y बार। इस x बार y बार को हम क्या बोलेंगे बताओ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब निकालें कैसे लेकिन इसको? तो उसके लिए काम करते हैं, यहां पे एक स्मॉल मास ले लेते हैं। तो मैं थोड़ा कलर बदल रहा हूं, जरा देखिए मैंने क्या किया, कहीं पे भी आप एक स्मॉल मास ले लो, dm, ठीक है? ये मेरा एक स्मॉल मास हो गया dm, और इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी, और ग्रेविटी dw एक्ट करेगी भाई, वो करेगी g इंटू dm। तो अगर मैं x बार को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो x बार को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जरा समझिए। ये जो मैंने स्मॉल मास लिया है dm, इसका जो सेंटर है, इस स्मॉल मास dm का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसी के ऊपर लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये इतना छोटा है कि इसकी जो ग्रेविटी वाला जो फोर्स एक्ट करेगा इसी के पॉइंट पे, जहां पे dm आपने लिया वहीं पे एक्ट करेगा। क्योंकि हर स्मॉल मास का अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा ना भाई, तो इस स्मॉल मास का भी अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है जो इसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं पे है, ठीक है? और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। इसका जो कोऑर्डिनेट है, मैं x कोऑर्डिनेट को x टिल्डा बोल देता हूं, इसको मैं x टिल्डा बोल देता हूं, ठीक है भाई? और जो y कोऑर्डिनेट है उसको मैं y टिल्डा बोल देता हूं। जो y कोऑर्डिनेट है उसको मैं y टिल्डा बोल देता हूं। टिल्डा मतलब ये थोड़ा सा मैंने ऐसे घुमा के लगा दिया। इसका मतलब इस पॉइंट का जो ये स्मॉल हमने dm लिया है, ठीक है? ये जो स्मॉल हमने dm लिया है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसी के ऊपर लाई कर रहा है, और उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x टिल्डा y टिल्डा है। अब इंटरेस्टिंग क्या है जरा देखिए, अगर मुझे x बार निकालना है तो कैसे करेंगे? x बार कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अगर मैं इस dm की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है विच इज g इंटू dm, ये मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है स्मॉल मास के ऊपर, ठीक है? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं x टिल्डा से, ठीक है, और ऐसे ऐसे जितने भी मासेस होंगे, सारे छोटे छोटे मास, उन सबको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आएगा ये तो स्मॉल मास dm के ऊपर लगा है ना,
तो ऐसे ऐसे अगर मैं सबको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, इस सबको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये किसके बराबर आएगा दोस्तों? ये बराबर आएगा मेरा, ये बराबर आएगा आपका m इंटू जी इंटू एक्स बार के बराबर। मतलब जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंटू एक्स बार के बराबर आएगा। अब आप बोलोगे सर ये इक्वेशन कहां से लिख दी? ये असल में टॉर्क की इक्वेशन है, ठीक है, ये आगे चल के आप पढ़ोगे, टॉर्क बैलेंस इक्वेशन है ये, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। बट आप ये कह सकते हो कि जो स्मॉल मास है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, तो अगर वाई एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट निकालोगे, वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालोगे, तो आपको क्या करना होता है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो उसकी। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने ले ली एक्स की तरफ, ठीक है, ये एक्स की तरफ आ गई, एक्स टिल्डा, और जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है इसको और इस फोर्स को, जो एक्स टिल्डा है वो तो इधर है और फोर्स मेरा नीचे की तरफ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या बन जाता है? टॉर्क आ जाता है ड्यू टू दिस फोर्स अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप इतना मत समझिए अभी, क्योंकि आपने टॉर्क पढ़ा नहीं, आगे चल के टॉर्क को प्रॉपर तरीके से हम समझाएंगे कि टॉर्क क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करते थे। ये तो स्मॉल टॉर्क आया है, ये तो इस डीएम के ऊपर लगा है, इसको स्मॉल मोमेंट भी बोल सकते हो आप, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, टॉर्क ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं सारे डीएम छोटे छोटे ले लूं तो सबके ऊपर रिजल्टेंट टॉर्क क्या आएगा? वो ये आएगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस। आप ये कह सकते हो सारे के सारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये आपका एक जगह लोकलाइज्ड है और वहां से जो डिस्टेंस है वो x बार है, ये कर सकते हो। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां से आपके पास x बार की वैल्यू आ जाएगी, तो x बार विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको मैं dw बोल देता हूं, dw x टिल्डा डिवाइड बाई w, mg इज w, ठीक है। जो mg आया है मेरा, ठीक है, नेट फोर्स जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा? mg को मैंने कैपिटल W लिख दिया ना, इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों ये आपके पास mg ही बन जाएगी, ठीक है। जो कैपिटल W आपने लिखा है ना, ये मेरा टोटल वेट आ जाएगा। तो इस तरह से आप x बार को कैलकुलेट कर सकते हो। इस mg को नीचे ले आओ ना भाई, ठीक है। ऐसे ही फिर आप क्या कर सकते हो? y बार निकाल सकते हो, इसके y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो y बार कैसे निकालोगे? अगेन आपको मोमेंट लिखना है, टॉर्क लिखना है, लेकिन किसके अबाउट लिखना है इस बार? x एक्सिस के अबाउट, और उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये जरा देखिए, इसको मैं लिखूंगा g इंटू dm, ये तो मेरे पास स्मॉल ग्रेविटेशन dw आ गया ना, स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, मैं इसको dw ही लिख लेता हूं, चलो ठीक है, dw इंटू y बार, y टिल्डा इंटू वाई टिल्डा, ये वाला यहां पे देख रहा हूं तो वाई टिल्डा, और इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल W टोटल वेट, टोटल फोर्स इंटू वाई बार, क्योंकि जो टोटल वेट है वो वाई बार पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहां से वाई बार आप निकाल सकते हो दोस्तों, तो वाई बार जो बनेगा वो बनेगा वाई टिल्डा DW अपॉन टोटल वेट जो है ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वाई बार को निकाल सकते हो, और जो एक्स बार एंड वाई बार पॉइंट है मेरा, ये है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर हुआ कि किस तरह से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट वो होता है जहां पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है ग्रेविटी का। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे ये मेरी रोड है, ये रोड, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स सारा का सारा आप कहां दिखा सकते हो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पे दिखा सकते हो। तो इसको अगर मुझे बैलेंस करना हो, इसको मुझे हवा में रोकना हो इस जगह पे, तो मुझे उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, सो दैट ये एक जगह पे रुकी रहे, नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा ना। अगर मुझे हवा में इसको रोकना है तो मुझे नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो ऑपोजिट फोर्स लगाना है वो उसी पॉइंट पे लगाना पड़ेगा जिस जगह पे आपका रिजल्टेंट ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा है। अब जैसे कि आप देखिए, ये मेरे पास रोड है, अगर मैं इसको अगर मैं होल्ड करना चाहूं हवा में, तो जरा देखिए, मैं इसको जरा नजदीक लेके आता हूं, जरा देखता हूं कि मैं इस तरह से इसको अपने दोनों हाथों को ले आता हूं। यहां पे समवेयर, यहां पे एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे जो इसका mg है उतना ही मुझे क्या करना होगा? ऑपोजिट फोर्स लगाना होगा। आप देख सकते हो इस जगह पे, इस जगह पे मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं। इसका मतलब सारी की सारी रोड जो है, उसका जो मास है वो यहां पे लोकलाइज, उसका जो फोर्स है वो यहां पे लोकलाइज्ड है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सारा का सारा इस जगह पे लोकलाइज्ड है। इस यहां पे mg लग रहा है, तो उतना ही मैंने फिर क्या कर दिया? नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर की तरफ लगा दिया है,
ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स मेरा 0 हो गया और ये आपकी बैलेंस हो गई। तो पॉइंट को समझिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो आप ये कह सकते हो पूरी रोड यहां पे लोकलाइज्ड है, इस जगह पे लोकलाइज्ड है, आप इसको इस तरह से भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये जो x टिल्डा एंड y टिल्डा है ये क्या है, जहां पे हमने dm मास लिया है, स्मॉल मास, उस स्मॉल मास की जो पोजीशन है, उस पोजीशन को x टिल्डा एंड y टिल्डा से दिखाया हमने, क्योंकि स्मॉल मास का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसी पे लाई करेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो x टिल्डा एंड y टिल्डा भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को दिखा रहे हैं, बट किसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को दिखा रहे हैं, स्मॉल मास के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को दिखा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया ये कि कैसे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। अब आप ये सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों? सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है, इसी से आप वो भी निकाल सकते हो। कैसे, जरा देखिए, इस dw को मैं क्या लिख सकता हूं, इस dw को मैं लिख सकता हूं, देखिए x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, dw को लिख सकता हूं g इंटू dm x टिल्डा डिवाइड बाई mg। सही है जी, इस तरह से लिख सकते हो। एंड y बार को कैसे लिखोगे बताओ जरा, ये बनेगा g इंटू dm इंटू y टिल्डा डिवाइड बाई gm। इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, या mg लिख दो नीचे, gm लिख दो, एक ही बात है, mg। अब सुनिए, अगर मैं ये बोलूं कि g मेरा कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे g मेरा कांस्टेंट है, g जो है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, xyz पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप इस g को बाहर ले सकते हो और इसे काट सकते हो नीचे वाले से। ठीक है, इस g से काट सकते हो। लेकिन अगर g जो है वो डिपेंडेंट होता पोजीशन का, तो फिर आप यहां से बाहर नहीं ले सकते थे। ध्यान रखिएगा, अगर g मेरा पोजीशन पे डिपेंड करता तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते थे आप इंटीग्रेशन से, क्योंकि जो मास है dm, मास के अंदर xyz आएगा। ये जो dm लिखोगे ना, dm कैसे लिखोगे बताओ जरा, इसकी अपनी कोई मास डेंसिटी होगी, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब, इसकी अपनी कोई मास डेंसिटी है भाई। ठीक है, तो इस रोड का अपना कोई क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा भाई। ठीक है, इस रोड का अपना कोई क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा, और यहां से कोई पोजीशन भी है इसकी जो आपने ये, तो इसको मैं x बोल देता हूं यहां से। ठीक है, यहां से मैं x बोल देता हूं। तो अगर मैं इसका dm की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ जरा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है मान लीजिए a, इस रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया है a, तो रो इंटू a, ये तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई, इसका स्मॉल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो ना, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ, इसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया a हो गया, और ये जो लेंथ है ये dx होगी, तो a dx, ये इसका स्मॉल वॉल्यूम हो गया dv। तो रो dv करोगे तो क्या बन जाएगा, वो मेरे पास बनेगा dm। तो आप देख सकते हो जो dm में इंटीग्रेशन ले रहे हो आप, वो असल में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, और यहां पे अगर आप स्मॉल मास लोगे तो x एंड y दोनों कंपोनेंट आएंगे यहां पे। ठीक है, अगर इस जगह पे देखोगे तो x एंड y दोनों कंपोनेंट लेंगे। इसका मतलब है जब भी आप मास को, जब टोटल मास निकालते हो या टोटल वेट निकालते हो आप, तो उस केस में आपका जो इंटीग्रेशन है वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में है। तो अगर मेरा g जो है ये अगर पोजीशन का फंक्शन होती, xyz पे डिपेंड करती, तो ना तो आप यहां पे इसको mg लिख सकते थे, ये सीधा सीधा g बाहर नहीं आता। यहां पे देखो आपने क्या किया, g को बाहर निकाल लिया और इसको आपने m लिख दिया, dm का टोटल इंटीग्रेट करके m लिख दिया। अगर ये g मेरा पोजीशन का फंक्शन होती तो नीचे भी आपका इंटीग्रेशन में लिखते और ऊपर भी ये इंटीग्रेशन में आता और ये कटता नहीं g। ध्यान रखिएगा, ये g जो है ये कैंसिल आउट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि g जो है, अगर g मेरा कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा, तो ये बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये अब आपका बन जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या बन गया, x बार इज इक्वल टू, ये बन गया x टिल्डा dm डिवाइड बाय m, एंड y बार जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू y टिल्डा dm डिवाइड बाय m। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, COM आप इसको बोल सकते हो। ठीक है जी, और ये ऊपर वाला क्या है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब देखिए सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम ही पॉइंट पे आएंगे, x बार एंड y बार। कब सेम पॉइंट पे आएंगे, जब मेरा g जो है वो क्या आ जाए, कांस्टेंट।
अगर g मेरा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अगर वो मेरी कांस्टेंट है, पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही है एक्स वाई जेड पे, तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल रिमेन सेम पॉइंट पे ही आएंगे। लेकिन एक बात बताता हूं, जनरली मतलब अगर बिल्कुल ही आइडियलिस्टिक वे में देखोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती दोस्तों। जितना हम हाइट पे चलते चले जाएंगे अर्थ से, उतना उस जी की वैल्यू जो है वो बदलती चली जाएगी। लेकिन क्योंकि हम जनरली जो भी चीजें हम देख रहे होते हैं या जिनके ऊपर हम ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ये हम ज्यादा हाइट पे तो नहीं जा रहे हैं, हम तो बस अपने रूम में हैं, अपने क्लासरूम में हैं। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन आप देखोगे वहां पे हर पॉइंट पे जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आप ले सकते हो, क्योंकि हमारा जो साइज है वो अर्थ के साइज से बहुत ही छोटा है। तो आप ये कह सकते हो हम अर्थ के सरफेस से ही बिल्कुल बिल्कुल पास में है, अर्थ के सरफेस के। तो वहां पे जी की वैल्यू जो है वो मेरी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो आप क्या कह सकते हो कि जितने भी हम प्रैक्टिकल सिचुएशन यहाँ पे देखेंगे उन सब में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ही जगह पे लाई करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। अब एक और बात बताता हूं, यहां पे तो आपने देखा कि मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, मास जो है वो लोकलाइज्ड नहीं था, वो पूरी रिजिड बॉडी के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास था। लेकिन अगर मास जो है वो डिस्क्रीट पोजीशन पे रखा होता, कैसे डिस्क्रीट पोजीशन पे, जरा देखिए, अगर मैं ये बोलता कि भाई मेरा जो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है सोचिए, और ये मैं x मान लेता हूं, चलिए, और ये मैं y मान लेता हूं, और मैं बोलता कि भाई एक मास मैंने यहां पे रखा हुआ है, एक मास मेरा यहां पे और एक मास मेरा यहां पे, ऐसे मान लीजिए मैंने मास को लोकलाइज्ड कर दिया, ऐसे मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मास। ये आपका जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम है और ये यहाँ पे है, सारा का सारा इस जगह पे दिखा सकते हो, एक पॉइंट पे दिखा सकते हो आप मास को। ठीक है, ये जो है ये मान लीजिए मेरा 2 किलोग्राम है और ये मान लीजिए 3 किलोग्राम है, और इनके पॉइंट्स भी दे दिए हैं। ये है आपका x में है मान लीजिए -1, y में 0, ये x में है 1, y में 0, और ये x में 0 है और y में मान लीजिए 2 है, ऐसे रैंडम ले रहा हूं। ठीक है, तो इस जगह पे ऐसे हमने ये मासेस को रख दिया, और अब ये मास जो है ये एक तरह से एक पॉइंट पे आप इन मासेस को दिखा सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि इसका जो साइज है, इस ब्लॉक का जो साइज है वो इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है उससे काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसके साइज को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है इन तीनों का जो अपना एक सेंटर ऑफ मास जो एग्जिस्ट करेगा वो कहां एग्जिस्ट करेगा, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एग्जिस्ट करेगी वो कहां एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि यहां पे g की वैल्यू को आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो, बाय डिफॉल्ट भी हम यही करेंगे। अगर g नहीं भी दे रखा है तो हर जगह हम g को कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही पॉइंट पे लाई करेंगे, लेकिन कहां लाई करेंगे ये अगर अपने को देखना हो तो वो कैसे देखोगे दोस्तों। उसको देखने के लिए अब यहां पे इंटीग्रेशन नहीं यूज करेंगे, अब यहां पे समेशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, जरा देखिए, ये मेरे पास m1 है, ये मेरे पास m2 है और ये मेरे पास m3 है। ठीक है जी, और ये मेरा सेंटर है। अब जरा देखो, अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूं तो हर एक मास के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा है। तो अगर मैं सबका रिजल्टेंट मास निकालूं तो रिजल्टेंट मास जो कैपिटल M आएगा वो कितना आएगा, पहले तो ये बताओ। कैपिटल M जो बनेगा वो 6 किलोग्राम आ जाएगा, और वो कहीं पे दिखाना पड़ेगा आपको, एक जगह पे दिखाना पड़ेगा। उस जगह को मैं क्या बोल सकता हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। चलो मैं कहीं पे मान लेता हूं, रैंडम पॉइंट ले लेता हूं, समवेयर यहां पे दिखाना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं x बार निकालना चाहूंगा तो अब वो क्या बनेगा, अब वो बनेगा समेशन ऑफ mi xi टिल्डा। ध्यान देना भाई, i फ्रॉम 1 to 3, 1 है, 2 एंड 3 है, तीन ही मास है ना भाई। इस बार ये करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, इस बार dm नहीं है दोस्तों। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मास m। ठीक है, ये आएगा सेंटर ऑफ मास, और अगर g ले लोगे यहां पे तो ये आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेम ही पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, यहां पे g भी ले लो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, अगर मैं इस i को ओपन करूंगा तो ये बनेगा m, g को चलो बाहर ले लो एक मिनट के लिए। अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहा हूं तो g लेना पड़ेगा बाहर, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूं तो g को आप हटा सकते हो भाई, g मैं कांस्टेंट मान रहा हूं। ठीक है, अब ये x बार क्या है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा m1 x1 टिल्डा प्लस m2 x2 टिल्डा
प्लस m3x3 टिल्डा डिवाइड बाई m। अब ये x1 टिल्डा, x2 टिल्डा, x3 टिल्डा क्या है? x1 टिल्डा जो है वो m1 की जो लोकेशन है, x कोऑर्डिनेट जो है वो है, क्योंकि m1 मास यहां पे लोकलाइज्ड है तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे m2 का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो x2 टिल्डा हो जाएगा। जैसे आप dm का कोऑर्डिनेट ले रहे थे ना, dm का x कोऑर्डिनेट जो था वो x टिल्डा था, अब यहां पे dm नहीं है, यहां पे उसकी जगह m1 ने ले ली, डिस्क्रीट मास ने ले ली है, मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अब यहां पे, समझ रहे हो आप? तो इस तरह से आप इसको लिखोगे दोस्तों। तो अगर मैं इसको लिखूं तो जरा देखिए x बार की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? m1 x1, तो x1 इसका -1 है और m1 मेरा 1 है, तो बन जाएगा -1 प्लस, बताइए अब m2 इंटू x2 टिल्डा, तो +2 बन जाएगा, प्लस m3 इंटू x3, ये m3 है और इसका x3 जो है वो 0 है, डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है? 6। तो क्या बन गया दोस्तों? ये तो हट गया, 1/6 आ गया। x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? सेंटर ऑफ मास का 1/6। ऐसे ही फिर आप क्या करोगे? y बार निकालोगे। y बार कैसे निकालोगे? y बार भी सेम यही है, ठीक है? तो बन जाएगा समेशन होगा, सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, तो बस कुछ नहीं, g से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, और g क्योंकि कांस्टेंट है तो कट जाएगा, तो सेम ही पॉइंट बनेगा, ठीक है? तो जरा देखिए ये बन जाएगा समेशन, क्या बनेगा बताइए जरा? वो बन जाएगा mi टिल्डा डिवाइड बाई टोटल m, ठीक है? तो इसको, और i फ्रॉम 1 to 3। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो जरा देखिए y बार क्या बनेगा बताइए? इन दोनों का y जो है वो तो 0 है भाई, m1 y1 टिल्डा, इसको खोलो ना, m1 y1 टिल्डा, तो y1 टिल्डा जो है 0 है, प्लस m2 y2 टिल्डा, इस पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस 3 इंटू y3 टिल्डा है 2, डिवाइड बाई टोटल मास 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 1। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास आया उसकी पोजीशन कहां पे आई? 1/6, 1 पे आ गई है। ये मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इन तीनों का, ठीक है? इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई। सेंटर ऑफ मास इस तरह से आप ये कह सकते हो कि सारा का सारा मास जो 6 किलोग्राम है वो इस पॉइंट पे लोकलाइज्ड है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1/6 x में और y में मेरा 1 है, तो x में मेरा 1/6 है भाई और y में मेरा 1 है, समवेयर यहां पे आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है? अगर डिस्क्रीट मासेस दे रखे हैं तो, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता तो g करते, लेकिन सुनिए कई बार क्या होता है, आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता है और यहां पे g की वैल्यू अलग है, यहां पे g की वैल्यू अलग है और यहां पे g की वैल्यू अलग है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको जो x बार निकालना है वो क्या करना पड़ेगा? समेशन ऑफ mi gi, क्योंकि g अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग है, तो mi gi इंटू xi टिल्डा डिवाइड बाई समेशन ऑफ mi gi i फ्रॉम 1 to 3। आपको फिर ये लिखना पड़ेगा, अगर g अलग अलग जगह पे अलग अलग है तो, जैसे g1 अलग है इस पोजीशन पे, g अलग है इस पोजीशन पे, अलग है इस पोजीशन पे, अलग है, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, g को साथ में रखना पड़ेगा, यहां पे भी और यहां पे भी, कॉमन लेके कैंसिल आउट नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो? क्योंकि g कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा कि उस केस में हम कैसे लिखेंगे, अगर अलग अलग पोजीशन पे g अलग अलग दिया होता तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग जगह पे आता और सेंटर ऑफ मास अलग जगह पे आता, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई। अब इसी के बेसिस पे आप जरा जो पहला हमने एक्सपेरिमेंट दिखाया था उस एक्सपेरिमेंट को जरा फिर से रिविजिट कीजिए और उसको जरा सोचिए। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तब मैं उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास पे ही बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? तो आप उसको जरा सोचिएगा एंड अगली क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? और अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन जो है उनको भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।